आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। मंडे बना इजराइल के नुकसान का दिन, 6 फौजियों की मौत। इजराइल ने फिर किया सीज फायर वायलेशन। साउथ लेबनान में एक शख्स की मौत, 4 जख्मी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बोले बशर अल असद ने अपने लोगों का ध्यान नहीं रखा, इसीलिए हुआ ये हाल। एसटीएस पर मेहरबान हो सकता है ब्रिटेन। उधर तुर्की से लौट रहे बशर के सताए हजारों सीरियंस। और रूस ने उड़ाई यूक्रेन को मिसाइल और टैंक भेजने वाली सप्लाई लाइन। 455 फौजियों के मारे जाने का दावा। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। आज 9 दिसंबर 2024 से आप देख रहे हैं स्पेशल बुलेटिन दुनिया भर की खबरें। चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। इजरायली फौज की बात कर लेते हैं जिसे बड़ा नुकसान हुआ है। इजरायली फौज को नॉर्थ और साउथ दोनों ही मोर्चों पर, दोनों ही फ्रंट पर नुकसान उठाना पड़ा है और आज मंडे का दिन उसके मन को खराब कर गया है। मंडे आईडीएफ का मन खराब कर चुका है। उसके 6 फौजियों की मौत हुई है। तमाम इजरायलियों के दिल में मजीद खौफ पैदा कर गई है इन 6 फौजियों की मौत। सही बात है। साउथ लेबनान में रास अल नकोरा एक इलाका है। इसके करीब सरहद है और सरहद पर एक बारूदी सुरंग फटने से 4 इजरायली फौजी मारे गए। ये कंफर्म हो गया, अब इजरायली अखबार ने दे दिया है, द टाइम्स ऑफ इसराइल। तस्वीरें हैं। जबकि नॉर्थ गजा पट्टी के जबालिया में आईडीएफ के एक ट्रक पर हमला करने से, आईडीएफ के एक ट्रक पर जो हमास के लड़ाके उन्होंने हमला जो किया, उसके बाद गोलीबारी में 2 इजरायली फौजियों की मौत हो गई। इजरायली आर्मी रेडियो ने मंडे को 9 दिसंबर को यह बताया कि साउथ लेबनान में मारे गए 4 इजरायली फौजियों की मौत तब हुई जब वो हिजबुल्लाह की एक सुरंग को तबाह करने की कोशिश कर रहे थे, तभी खुद तबाह हो गए। इन चारों फौजियों की तस्वीर द टाइम्स ऑफ इसराइल ने शेयर की है। इनकी तस्वीरों को लगाकर इसराइल में मातम चल रहा है। सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि कौन सी जंग है जो तुम जीत नहीं पा रहे। और खास तौर से नॉर्थ गजा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जहां 2 फौजी मारे गए हैं कि तुमने 3 महीने में जंग जीतने का दावा किया था और 14 महीने बाद भी तुमने गजा को तबाह कर दिया, रेजिस्टेंस को नहीं कर पाए। हमारे फौजी अब भी मारे जा रहे हैं। सीज फायर करो, होस्टेज डील करो। होस्टेज डील की बात आई है तो चलिए बढ़ते हैं आगे। साउथ लेबनान की बात कर लेते हैं पहले, फिर हमास किस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसको लेकर बात करेंगे। साउथ लेबनान में क्या हुआ है? अभी लेबनान में 4 फौजी मरे, हमने आपको बताया। साउथ लेबनान के बिंत जेबिल में लेबनानी आर्मी की, ऑफिशियल आर्मी की, हिजबुल्लाह नहीं, लेबनान की आर्मी की चौकी के पास एक गाड़ी को 2 इजरायली मिसाइलों ने निशाना बनाया। इसमें एक लेबनानी की मौत हो गई, 4 लेबनानी आर्मी के फौजी जख्मी हो गए। यानी लेबनानी आर्मी भी निशाने पर है। इस सिलसिले में लेबनान के जो मिनिस्टर हैं मुस्तफ़ा बैराम, उन्होंने अल मायदीन अखबार को बताया कि इजराइल सीज फायर का वायलेशन कर रहा है, वो उसे मान नहीं रहा। और ये मामला मौजूदा वक्त में लेबनान की हुकूमत और बाकी जो मीडिएटर्स थे, फ्रांस, अमेरिका, बाकी लोग जो थे, उन सब के सामने है कि इजराइल मान नहीं रहा है। सैटरडे को क्या हुआ था आप सबको पता है। इजरायली हवाई हमलों में साउथ लेबनान में 6 लोग मारे गए थे, जो हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच सीज फायर होने के बाद, अमल में आने के बाद 10 दिन बाद ही यह हमला हुआ था। यह बड़ा एस्केलेशन था। लगातार लेबनान के लोग मारे जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है ये सीज फायर कैसा है। बात करते हैं गजा की सीज फायर की। हमास और इजराइल सीज फायर की राह पर एक बार फिर से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। कुछ न्यूज नेटवर्क के मुताबिक कतर के अल अरबी अल जदीद अखबार ने यह रिपोर्ट दी है कि हमास ने मिस्र को गजा में बंद इजरायली कैदियों की एक लिस्ट भेजी है जिन्हें मुमकिना होस्टेज डील में रिहा किया जाना है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि लिस्ट में बीमार, बुजुर्ग और जख्मी इजरायली कैदियों के नाम शामिल हैं। साथ ही 4 अमेरिकी सिटीजनशिप वाले होस्टेजेस भी शामिल हैं। यानी अमेरिकियों को हमास की कैद से सबसे पहले निकालना है। इसमें फ़ायदा अमेरिका का भी होगा, इसमें फ़ायदा हमास का भी होगा, क्योंकि अमेरिका पर प्रेशर कम आया तो हमास पर भी डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर कम डालेंगे। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इजराइल में कैद फ़लस्तीनी जिन्हें हमास एक डील के बदले में आज़ाद करवाना चाहता है, उनके नामों की भी एक लिस्ट को बातचीत की तैयारी के हिस्से की शक्ल में मीडिएटर्स को, निगोशिएट करने वालों को भेजा गया है। कतर और मिस्र मान लीजिए। द टाइम्स ऑफ इसराइल अखबार ने भी लिखा है कि इजराइल और हमास एक डील पर पहुंचने की अपनी कोशिशों में इतने चुस्त और दुरुस्त पहले कभी नहीं दिखाई दे जितनी दिलचस्पी इस बार दिखा रहे हैं। यानी दोनों ही डील करने के
منتظر ہیں اور میڈیٹر کے طور پر قطر، مصر اور امریکہ اس بات چیت کی نگرانی کر رہے ہیں۔ امید یہ ہے کہ شاید بہت جلدی کچھ پازیٹو ہو سکتا ہے۔ اب دوستو، غزہ میں سیز فائر کی بات ہو اور IDF بمباری نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ پھر سے ہیوی شیلنگ کر رہی ہے اور اس کا جو ثبوت ہے وہ کچھ نیوز نیٹ ورک نے دیا۔ ان کی گرافک فوٹو دیکھیے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل نے اپنے اٹیکس کو انٹینسیفائی کر دیا ہے غزہ میں۔ جیسے ہی یہ رپورٹ آئی کہ سیز فائر ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں، سیز فائر کو لے کر بات چیت جو ہے وہ بہت مضبوطی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اصل میں ایک طریقے کا سائیکولوجیکل پریشر ہے کہ ہماری شرطوں کی طرف تھوڑا سا اور لچکو۔ لیکن جب یہ بات چیت چل رہی تو روانہ تو آخرکار تیار ہے نا، پرچہ تو تیار ہوگا۔ پھر ان سب کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی نہ کوئی شرط ضرور اٹکی بھی ہوگی جس کو، اور یہ بھی ہے کہ ہم دیکھو آخر وقت تک ہم حملے کر رہے تھے، ہم تو پورا جنگ کے موڈ میں تھے۔ یہ تو ہم نے تمہاری وجہ سے سیز فائر کر لیا کہ تم گھٹنوں پر آئے، یہ دکھانے کی۔ لیکن حماس بھی لگاتار لڑ رہا ہے، القسام بریگیڈ وہ بھی لگاتار ان کے فوجیوں کو جو ہے وہ غزہ کی زمین پر گرا رہے ہیں۔ ہم نے آپ کو پیچھے بتایا وہ بھی کم نہیں دکھنا چاہتے ہیں۔ تو فی الحال حملے تیز ہو رہے ہیں، بس اللہ خیر کرے۔ جب تک سیز فائر نہیں ہوتا نا، اور جتنی سیز فائر کی بات قریب پہنچتی چلی جائے گی، یہ حملے تیز ہوتے چلے آئیں گے۔ غزہ سے آج یہ ویڈیو آیا، بہت دور سے بنایا، میں آپ کو پورا اور صاف دکھا دیتا ہوں۔ فوٹیج ہے جو یہ بتاتی ہے کہ اسرائیل کی فوج کس طریقے سے فلسطینیوں کے ساتھ غزہ میں پیش آ رہی ہیں۔ یہ تمام درجنوں لوگ ہیں یا سینکڑوں کی تعداد میں ہیں جنہیں ننگا کیا گیا ہے، بس انڈر ویئر پہنے ہوئے ہیں۔ اس ٹھنڈ میں، وہاں بہت سوکھی ٹھنڈ ہے، وہاں ٹھنڈ میں ان فلسطینیوں کو ننگا کر کے اسرائیلی فوجی قید میں لے جا رہے ہیں۔ اگر یہ القسام بریگیڈ کے لڑاکے ہوتے تو اپنے ہتھیار ڈال کر 20 سال قید رہنے کے لیے اسرائیلی فوج کے ہاتھ تو نہیں لگتے۔ میرا یہ جرنلسٹک ویو ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کچھ نیوز نیٹ ورک کی طرف سے کہ فوٹیج ڈاکیومنٹ ہے، اپنے آپ میں ثبوت ہے اس بات کا کہ درجنوں فلسطینیوں کو، بے گناہ انوسنٹ سیویلینز کو قید کر کے لے جا رہی ہے اسرائیلی آکوپیشن فورس۔ اور یہ جگہ ہے ابنی ہرتھانی اسکول، ناردن غزہ میں۔ کیوں لے جا رہے ہیں؟ اصل میں پورا نارتھ غزہ خالی کرانا ہے۔ اسپتال پر حملے ہو رہے ہیں تو پھر عام لوگ کیا ہیں؟ آپ بس تصور کیجئے کہ غزہ کے لوگوں پر کیا گزر رہی ہوگی۔ ایران repeatedly warned Assad to heed Syrian people's demand, parliamentary speaker Kalibaf said۔ یہ مسٹر اسپیکر ہیں ایران کی پارلیمنٹ کے، کوئی اور نہیں ہے، اخبار ہے پریس ٹی وی ایران کا، اور کالیباف صاحب نے کہا ہے، ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے، کہ ایران کی طرف سے بار بار بشار الاسد کو سمجھایا گیا کہ اپنی عوام کا خیال رکھو، اپنی عوام کو نظر انداز مت کرو، اپنی عوام کے، سیریا کے لوگوں کی ڈیمانڈ کو سمجھو۔ بشار الاسد نے وہ نہیں کیا۔ وہ ایک تاناشاہ کی طرح، میں کہتا ہوں کہ ایک تاناشاہ کی طرح حکومت چلا رہا تھا۔ وہ ایران کی بھی بات نہیں سن رہا تھا، جو ایران اسے بچا رہا تھا بشار الاسد کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایران نے ہر چند اسے بچانے کی کوشش کی، لیکن اس شخص کے الگ ایک فطور سوار تھا جیسے نیتنیاہو کے۔ نہ فطور سوار ہوتا تو لاکھوں لوگ پناہ گزینوں کی طرح دوسرے ممالک میں پڑے ہوتے جو آج لوٹ رہے ہیں۔ انہیں ان HTS کے بندوق دھاریوں سے کوئی ڈر نہیں ہے جتنا ڈر بشار الاسد سے تھا، شاید اسی لیے وہ چلے گئے تھے۔ اسد کی جیلوں سے ابھی تک لوگ نکل رہے ہیں، کچھ جیلیں ایسی ہیں جن کے دروازے نہیں مل رہے ہیں اور لوگ دکھ رہے ہیں، انہیں توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ کئی ملٹی لیئر جیل ہیں، بچے عورتیں بھی ہیں اس میں۔ بشار الاسد کی آپ داستان پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک ایران تھا، ایک روس تھا جس کی وجہ سے بچے ہوئے تھے۔ ایران اور روس نہیں چاہتے تھے کہ داعش کے ہاتھوں میں HTS کا کوئی میں حامی نہیں ہوں۔ بندوق والوں کے ہاتھ میں پاور چلی گئی ہے، اللہ ہی جانے کیا ہوگا سیریا کا۔ ابھی تک تو خیر ایران اور روس تھوڑا بہت کنٹرول کر لے رہے تھے، حالانکہ بشر کو کنٹرول کر پانا مشکل تھا، وہ ان کے والد کی جو ہسٹری تھی، بس بچا رہے تھے کیونکہ ان کے بھی انٹرسٹ تھے، وہی سپلائی لائن تھی حزب اللہ تک۔ انہیں روس کو بھی 2 اڈے ملے ہوئے تھے، لیکن اب بندوق والوں کے ہاتھ میں بہت سے، انہیں کون سا وہ لشکر اور یہ، ارے بھائی صاحب بندوق والے چاہتے ہیں میری بات سنو، اور تم نہیں سنو گے نا، پھر یا تو نال تمہاری طرف ہوگی یا بٹ تمہاری طرف ہوگی۔ اس سے ہمیشہ جو ڈیموکریسی سے حکومت بنتی وہی صحیح ہوتی ہے۔ لہذا بشر چلے گئے یا یہ HTS آگے، ان کو چھوڑ دو، اس چکر میں مت پڑو۔ آپ کو ہمیشہ عوام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ چھوڑو یار، بھاشن کیا دینا ہے۔
कालिबाफ साहब ने कहा है कि हमने बहुत समझाया। उन्होंने इस मौके पर क्या कहा? उन्होंने कहा, मैं फ्रैंकली कहना चाहता हूं कि मार्शल सुलेमानी, जो कासिम सुलेमानी साहब थे, ये क्या बड़े कमांडर थे ईरान के, उनको अमेरिका ने मार दिया था। कासिम सुलेमानी शहीद ने बार बार बशर अल असद को वार्निंग दी कि यू शुड पे अटेंशन टू हिज पीपल, तुम अपने लोगों को तवज्जो दो, उनकी बातों को समझे, क्योंकि वो दाइश से अलग हैं, वो दाइश नहीं है, दाइश के साथ कम ही लोग हैं। आप आर्टिकल पढ़ लीजिएगा प्रेस टीवी का, अगर किसी को दिक्कत हो ये कीवर्ड डालिएगा जो हेडलाइन में है, आपको मिल जाएगा। ये ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर कह रहे हैं कासिम सुलेमानी साहब समझाते रहे, बशर अल असद को असद नहीं समझा, और आज ये सब हो गया है। सर बढ़ते हैं आगे। यूके, आप देखिए जरा, मेहरबानी देखिए, कल तक ये लोग एसटीएस वाले, हैयत तहरीर अल शाम, हयात नहीं है, हैयत है, हैयत तहरीर अल शाम, ये लोग टेररिस्ट थे, मिलिटेंट थे। आज इन पर से सैंक्शंस हटाने की बात चल रही है। ये वक्त पलटता है, अखबारों ने ही जुबान नहीं पलटी है, पॉलिटिशियंस और मुल्क। यूके, यूनाइटेड किंगडम, अब जो इनके ऊपर ठप्पा लगा एसटीएस के ऊपर, उसे रिमूव करने के बारे में सोच रहा है। एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इनामिया और ये वो वगैरह बैन कर रखे, सैंक्शन सब खत्म करके अब हो सकता है इन्हें एक हुकूमत के तौर पर तस्लीम कर लिया जाए। वक्त बदलता है तो मेरे यार बदल जाते हैं, ये तो शेर बन सकता है, पहली लाइन तो हमने बना दी। तो यूके जो है इन पर से बैन और सख्तियां हटा लेगा, इन पर मेहरबान हो सकता है, समझे आप। जो कल तक ईरान ने नहीं कहा, ईरान आज कह रहा है कि हमने असद को बहुत बार समझाया, आज बातें खुल रही हैं। इधर ब्रिटेन, जो कल तक इन्हें टेररिस्ट ये लोग मानते थे, आज सब सही है क्योंकि असद को हटाया है। Thousands of Syrians start returning from Turkey after Assad fall. बशर अल असद की हुकूमत के गिरते ही हजारों हजार सीरियन जो पनाह गुज़ीनों की तरह, जो रिफ्यूजीज की तरह टर्की में रह रहे थे, वो वापस लौट रहे हैं। ये उनकी तस्वीर आज की है। इसमें छोटी बच्ची भी है जो शायद अपनी सरजमीन पर अपनी ज़िंदगी में पहली बार जा रही होगी। इसमें कमसिन लड़कियां हैं, इसमें औरतें हैं, इसमें आदमी, किसी के पास बंदूक नहीं है। ये कौन लोग हैं? ये वो आम लोग हैं जो बशर अल असद के जुल्म और जबर से डर कर अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए दूसरे ममालिकों में चले गए थे, छुप गए थे। इस हकीकत को तस्लीम करना पड़ेगा और सच को बोलना पड़ेगा। अगर आप एक तरफ का सच सुनना चाहते हैं तो आप गोदी मीडिया से अलग नहीं हैं, क्योंकि आप एजेंडा और प्रोपेगेंडा देखना चाहते हैं। मत देखिए ये वाली। फिलहाल मैनी अराइव्ड एज सिल्वेगोजू और ओनकू पिनार, अरे क्या क्रॉसिंग है, बॉर्डर है, यहाँ पर पहुंचे और यहाँ से पार हो गए। जल्दी जल्दी बोलते हैं। इजरायली फौज का लालच इजराइल का साफ नजर आ रहा है जब उसके टैंक हमें, कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने फोटो शेयर किया है, जब इजराइल के टैंक्स हमें साउथ सीरिया की सिटी कुनेत्रा में नजर आए। रीजन है कुनेत्रा, यहाँ 2 टाउन इन्होंने कब्जा लिए, हमने आपको बताया था। ये हो रहा है, ये ज़मीन कब्जा रहे हैं। हमें लगता है उधर तुर्की थोड़ी कब्जा लेगा, कोई और थोड़ी कब्जा लेगा। ये सीरिया के जो है निवाले और टुकड़े ना हो जाएं कहीं। अगर ये एसटीएस ने अगर इजरायली फोर्स को जवाब नहीं दिया तो सारी दुनिया मानेगी कि वो इनके साथ मिले हुए हैं। जब आप रूस से, ईरान की IRGC से, बशर अल असद की आर्मी से लड़ सकते हैं तो अपनी ज़मीन की हिफाजत के लिए क्या इजरायली फोर्स से नहीं लड़ सकते? आप दाइश से लड़ सकते हैं, क्या IDF से नहीं लड़ सकते? लोग ये जानना चाहते हैं, क्वेश्चन है। आपको अपने मत्थे से हटाना होगा कि आप इजराइल और अमेरिका के एजेंट नहीं हैं। लोग ये जानना चाहते हैं। We condemn Israel's entry into Syrian territory. जॉर्डन के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि इजराइल ने जिस तरीके से सीरियन ज़मीन में घुसा है और सीरियन ज़मीनों को कब्जा रहा है, हम उसकी मुखालफत करते हैं। सर बढ़ते हैं आगे। रूस ने यूक्रेन की रेलवे साइट्स को उड़ा दिया है, और ये वो रेलवे साइट्स हैं जहां वेस्ट से, नेटो मेंबर्स से यूक्रेन को मिसाइल, टैंक्स और बाकी बड़ी आर्टिलरी हार्डवेयर ये सब मिलता था। ये बताया गया है रशिया के बैटल ग्रुप की तरफ से कि 455 यूक्रेनी फौजी पिछले दिन मारे गए हैं, और इन्होंने दुश्मन की यानी यूक्रेन की एनिमी की जो है आर्टिलरी गन्स, 8 आर्टिलरी गन्स को तबाह और बर्बाद कर दिया है। इसके अलावा बहुत से नुकसान पहुंचाए हैं। तास की यह खबर है कि रशियन फोर्सेस ने यूक्रेन की रेलवे साइट्स को स्ट्रक किया है, हिट किया है। इससे वेस्टर्न मिलिट्री हार्डवेयर यानी वही मिसाइल और तोप, टैंक, ये सब वगैरह जो है वो यूक्रेन की आर्मी को मिलते थे। ये
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ रूस ने कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया भर की खबरें आप देख रहे थे। मेरी कोशिश सिर्फ न्यूज़ सुनाकर चले जाना नहीं है, मैं एक एनालिस्ट भी हूँ और मेरी कोशिश होती कुछ बेदारी आए, हम आप एक से रहें। अभी लोग जो है ना सीरिया के मसले के बाद अलग हो गए। ईमानदारी से बात करिए, कहिए जो गलत है गलत है। सब ने अपने अपने सही और गलत चुन रखे। छोड़ो यार, बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।